हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस की, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ये आपके सामने सिलेबस है यूनिट 4 ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसके हमने ये टॉपिक जो है वो हमने कवर कर दिए एक मैराथन में। 5 आवर्स का मैराथन है जिसके अंदर हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन टॉपिक्स की, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस की, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेजिंग टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यूरो करेंसी, जीडीआर, एडीआर एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेज एंड मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से पूछे जाए तो टोटली अगर ऑल ओवर यूनिट से देखें तो 10 to 12 के अप्रोक्स जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंस से 2 या 3 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। और अगर आप ये जो टॉपिक्स मेंशन है इनको अच्छे से कवर कर लें तो डेफिनेटली आप उनको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को स्किप कर रहे हैं तो स्किप मत करना। इतना ज़्यादा टफ टॉपिक जो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो इतने ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा डीप में भी नहीं आते, जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन है उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस होता क्या है, क्या चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अगर हम नॉर्मल फाइनेंस की बात करें तो नॉर्मल फाइनेंस में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनको कलेक्ट करता है, फिर उनको कैसे इन्वेस्ट करता है। तो वो जो सारी वर्किंग है फंड्स की वो कैसे होती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल वर्ड इसके अंदर हम ऐड कर दे तो इंटरनेशनल फाइनेंस में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि कंट्रीज के बीच में आपस में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको फैसिलिटेट करती है, वो जो वर्किंग है वो कैसे होती है, वो पढ़ते हैं हम इंटरनेशनल फाइनेंस में। तो इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें कैसे फंड्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं कंपनीज के बीच में, और कैसे एक फाइनेंशियल मैनेजर इंटरनेशनल फाइनेंस की नॉलेज लेके अपनी जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं, चीज़ें हैं, उनको अच्छे से समझ सकता है और फिर उनको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इसके अंदर इंटरनेशनल जो फाइनेंस है इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड चीज़ें, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, एफडीआई, एफपीआई और भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस में, उनको पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है। अब जैसे देखो कि अगर हमें एक ही कंट्री के अंदर ट्रेड करना है तो हम पेमेंट्स जो रिसिप्ट करते हैं, हमारी करेंसी है इंडियन रुपीज, हम उसमें पेमेंट कर देते हैं और रिसिप्ट ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है तो वहाँ की तो जो करेंसीज हैं वो अलग हैं, वहाँ का अलग सिस्टम है मॉनेटरी सिस्टम, लेकिन हमारा अलग है। तो फिर एक जो सारी कंट्रीज हैं वो आपस में अच्छे से ट्रेड कर सके, उस चीज़ के लिए एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम भी होना चाहिए जो डिसाइड करे कि कैसे जो ट्रेड है उसके अंदर पेमेंट्स होगी, किस फॉर्म में होगी वो पेमेंट्स। क्योंकि अब इंडियन रुपीज हैं वो तो हमारे इंडिया में चलते हैं, दूसरी कंट्रीज में तो नहीं चलते। तो वो जो सिस्टम है उसको एक तरह से एक फैसिलिटेट करने के लिए एक इंटरनेशनल मॉनेटरी जो सिस्टम है वो स्टेबलाइज किया गया है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक ये चीज़ें डिसाइड होती है कि कैसे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अंदर पेमेंट्स होगी, कैसे जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होती है, और भी आपस में जो कंट्रीज की एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड होती है। ये सारी चीज़ें एक तरह से फैसिलिटेट की जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में। तो इसके अंदर क्या है कि एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कंट्रीज ने आपस में मिलके कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, कैसे पेमेंट्स करेंगे, किस फॉर्म में होगी, और कैसे हम डिसाइड करेंगे हमारी जो वैल्यू है करेंसीज की वो। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर ये डिसाइड किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में। अब हम बात करें कि मॉनेटरी सिस्टम अब जो करंट में हम यूज कर रहे हैं, क्या वो स्टार्टिंग से हम वही यूज कर रहे हैं या पहले कुछ और करते थे। तो जो करंट में हम यूज कर रहे हैं वो हम स्टार्टिंग से नहीं कर रहे, पहले काफ़ी साल पहले से हम कुछ और सिस्टम यूज करते थे, फिर उसमें कुछ कमियां थी, फिर इंप्रूवमेंट्स हुई, और फिर फाइनली अब जो करंट में कर रहे हैं वो आया। तो पहले कौन सा सिस्टम यूज करते थे, पहले हम जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, वो यूज़ करते थे। फिर उसके बाद इंटर वॉर पीरियड आया जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच का जो टाइम पीरियड था, क्योंकि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ये कोलैप्स हो गया था इस वॉर पीरियड के दौरान, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशंस बना रखे थे कंट्रीज ने आपस में कि कैसे ट्रांजैक्शंस होंगे, वो वॉर में आपस में लड़ाइयाँ हुई कंट्रीज की, तो वो जो रूल्स रेगुलेशन है वो तोड़ दिए गए, तो फिर वो वर्क नहीं किया। फिर उसके इंटर वॉर पीरियड में फिर कुछ अलग अलग सिस्टम्स चले। फिर उसके बाद आया ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जहाँ पे
जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलके कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए कि कैसे जो है वो सिस्टम वर्क करेगा, मॉनेटरी सिस्टम। फिर उसमें भी कुछ कमियां आई और फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट होके अब फाइनली जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वो आया एग्जिस्टेंस में। तो अब ये जो स्टेजेज हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के डेवलपमेंट की, इनकी कुछ इन डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या फीचर्स रही। तो सबसे पहले था क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड से पहले भी एक सिस्टम था गोल्ड स्टैंडर्ड का, मतलब ये एक 2 पार्ट्स हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के भी। सबसे पहले जो गोल्ड सिस्टम था उसके अंदर क्या होता था कि जो करेंसीज की वैल्यू है, मतलब एक तरह से जो ट्रांजैक्शंस भी होते थे कंट्रीज के बीच में, वो कैसे होते थे, वो गोल्ड के थ्रू होते थे। कि हम अब जैसे हम गुड्स हमें सेल आउट करनी है तो हम गुड्स के बदले में गोल्ड लेते थे एक कंट्री से। अब जैसे हमें चाइना को कुछ सेल करना है तो हम चाइना हमें गोल्ड देगा उस वैल्यू के कंपैरिजन, और फिर हम उसको गुड्स देंगे। तो ऐसे गोल्ड का यूज किया जाता था। लेकिन फिर गोल्ड के बाद वो जो सिस्टम था उसमें थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स होके कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट किया कि हम गोल्ड को एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम हमारी जो करेंसीज की वैल्यू है वो गोल्ड के फॉर्म में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, उसको बोला जाता था गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम। इसके अंदर क्या होता था कि अब जैसे हमने इंडियन रुपीज़ है उसकी वैल्यू हम गोल्ड के फॉर्म में रख लेते थे कि हमारी इतने कैरेट गोल्ड जो है वो हमारे 1 रुपये की वैल्यू है, ऐसे मतलब गोल्ड के फॉर्म में उसकी वैल्यू। तो इससे हम क्या करते थे कि जो ट्रांजैक्शंस होती थी तो एक तरह से ये पता हो जाता था कि भाई इंडियन करेंसी के 1 रुपये की वैल्यू जो वो इतने गोल्ड है। तो हम फिर करेंसीज में ही ट्रांजैक्शंस कर लेते थे। जैसे हमें चाइना के साथ ट्रेड करना है तो हम रुपीज़ ही पेमेंट करते थे, ना कि गोल्ड। फिर अब जो चाइना वाले हैं वो रुपीज़ तो ले लेते फिर, लेकिन अब उनके तो मतलब वहाँ पे रुपीज़ तो चलते नहीं। फिर वो क्या करते हैं, वो हमारे बैंक जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उसके पास आते हैं और उसको वो रुपीज़ दे के उससे उन रुपीज़ की जितनी वैल्यू गोल्ड के फॉर्म में है वो गोल्ड ले लेते। तो इस तरह से वर्क करता था गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, फिर वो जो गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम था वो भी प्रॉपर वर्क नहीं किया, या वो जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया वॉर के, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पीरियड में। फिर जो कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स किए और जो यूएस डॉलर है उसके फॉर्म में, मतलब यूएस डॉलर के फॉर्म में कंट्रीज ने आपस में वैल्यूज डिसाइड कर ली करेंसीज की, कि अब जैसे इंडियन रुपीज़ है उसकी वैल्यू यूएस डॉलर की टर्म में कितनी होगी। अब जैसे एक रुपीज़ है, 1 रुपीज़ की वैल्यू कितने यूएस डॉलर होगी, जैसे कुछ परसेंट मतलब होगी। तो इस तरह से डिसाइड की वैल्यूज़ कंट्री ने अपनी करेंसीज की। तो वो सिस्टम चला, लेकिन वो भी वर्क नहीं किया, वो भी कोलैप्स हो गया। फिर फाइनली जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया उसके अंदर क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशंस स्टेबलाइज किए गए बड़े बड़े, जैसे IMF, IBRD। इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए कि कैसे कंट्रीज जो है वो आपस में ट्रांजैक्शंस करेगी, वो सिस्टम। फिर वो भी वर्क नहीं किया और फिर फाइनली जो वो इंस्टीट्यूशंस थे उन्हीं ने, वो कोलैप्स नहीं हुए। IMF अभी भी करंटली वर्क कर रहा है। उन्होंने ही कंट्रीज जो है उनको फ्रीडम दे दी कि वो जो अपनी करेंसीज की वैल्यू है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करे। फिर अपने अकॉर्डिंग में इसमें क्या था कि ओपन मार्केट में छोड़ दी गई करेंसीज को। ओपन मार्केट में कि जिस करेंसी की जितनी डिमांड एंड सप्लाई होगी उसके बेसिस पे उसके प्राइसेस जो हैं या उसकी जो वैल्यू है वो डिसाइड होगी। तो इस तरह से ओपन मार्केट में कंट्री की जो करेंसीज है उनको छोड़ दिया गया और फिर उसके बेसिस पे जो वैल्यू है वो डिसाइड होती है। तो इसमें जो कंट्रीज है वो अपने अकॉर्डिंग सिस्टम यूज करती है। कई कंट्रीज जो है वो मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम यूज करती है कि अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू को खुद मैनेज करती हैं। कुछ हैं जो फिक्स्ड रेट पे रखती हैं कि जो एक फिक्स्ड है वैल्यू डिसाइड कर ली हमारी करेंसी की ये वैल्यू रहेगी, वो फिक्स्ड। और कुछ जो है वो फ्लैक्सिबल रखती है बिल्कुल, कि जो डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करेगी उनकी करेंसी की वैल्यू। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम यूज करती है। ये जो सिस्टम है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से जो सिस्टम अभी करंटली यूज कर रहे हैं, ये सिस्टम जो कंट्रीज हैं वो यूज करती हैं। अब इनको जो ये स्टेजेज हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की, इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हुई। ये जो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड था इसको बोला जाता था मिंट पैरिटी रेट ऑफ एक्सचेंज भी। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया कि जो वैल्यू है गोल्ड के अगेंस्ट जो करेंसीज की वैल्यू है वो डिसाइड की जाती थी। फिर इंटरवॉर पीरियड आया जहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गए थे, तो जो ये गोल्ड जो सिस्टम है इसको स्टरलाइज कर दिया गया और इसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि इसको बंद कर दिया गया। फिर ब्रेटन वुड्स एरा जहाँ पे डॉलर बेस्ड गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम चला, डॉलर के साथ जो है वो वैल्यूज लिंक की गई कंट्री ने अपनी करेंसीज की। तो इसकी वजह से जो है मतलब इस टाइम पे दो इंस्टीट्यूशंस जो बड़े स्टेबलाइज हुए वो थे IMF और IBRD। इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, उनके बेसिस पे फिर जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वर्क किया। इस टाइम पीरियड के दौरान ही आया ट्रिफन पैराडॉक्स। इसमें क्या हुआ कि अब डॉलर के साथ लिंक कर दी ना करेंसीज की वैल्यू, तो उससे जो डॉलर है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए यूएस ने जो कंट्री है यूएस कंट्री, उसने
बहुत ज़्यादा उनका प्रोडक्शन करना पड़ा, बनाने पड़े यूएस डॉलर्स, क्योंकि उनकी ज़्यादा डिमांड हो गई थी। तो इसकी वजह से उसकी जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा। वो बहुत ज़्यादा, उनका जो डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो बहुत ज़्यादा आ गया। तो इसलिए उन्होंने इस सिस्टम को सस्पेंड कर दिया कि हमारी जो यूएस डॉलर है उसके से लिंक नहीं की जाएगी करेंसीज को। फिर इस सिस्टम ये जो उसने मतलब सस्पेंड कर दिया यूएस ने ये सिस्टम को, तो उसको बोला गया निक्सन शॉक। फिर उसके बाद एक और एग्रीमेंट हुआ कंट्रीज के बीच में, स्मिथसोनियन एग्रीमेंट। इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही एग्रीमेंट्स हुए कि जो करेंसी है उसको कैसे लिंक किया जाए, लेकिन ये जो सिस्टम है वो भी वर्क नहीं किया, कोलैप्स हो गया। और फिर फाइनली जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है या जो करंट का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो वर्क किया। अब इस के अंदर क्या होता है कि जो करेंसीज की वैल्यू है वो फ्रीली छोड़ दी गई मार्केट बेसिस पे। मैंने बताया कि जो अब करंट में सिस्टम है मार्केट बेसिस पे डिसाइड होती है कि किस करेंसी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, इस पे डिपेंड करती है उसकी वैल्यू। और इसमें भी अलग अलग सिस्टम हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग यूज करती है। कई तो यूज करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कई यूज करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और कई यूज करते हैं मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जहाँ पे वो फ्लेक्सिबल भी रखते हैं और साथ में कुछ मैनेज भी करते हैं अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को। तो वो जो सिस्टम है वो अब करंटली वर्क कर रहा है। अब हम समझते हैं कि एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है। अब एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने इतनी बात कर ली। एक्सचेंज रेट का सिस्टम यही होता है कि जो रेट जिसके बदले एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाए। तो इसके अंदर एक नेशनल करेंसी होगी, एक फॉरेन करेंसी होगी। जैसे हम मान लेते हैं यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज़। तो इंडियन रुपीज़ की क्या वैल्यू है यूएस के डॉलर के कंपेरिजन में, एक जैसे हम बोलते हैं कि एक जो यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 69 रुपीज़ है। तो ये होगी रेट, एक्सचेंज रेट, कि अगर हम एक्सचेंज करवाएं एक करेंसी को दूसरी करेंसी से तो वो रेट क्या होगी, तो वो है एक्सचेंज रेट। अब ये जो एक्सचेंज रेट है इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। बेसिकली तो मैंने बताया कि अब ये सिस्टम चल गया कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिपेंड करती है वैल्यू कंट्री की करेंसी की। लेकिन ये चीज़ भी अफेक्ट करती है कि जो परचेजिंग पावर है उस चीज़ से डिसाइड भी होती है एक्सचेंज रेट। तो ये परचेजिंग जो पावर पैरिटी थ्योरी है इसके थ्रू डिटरमाइन होती है। इसको हम आगे समझेंगे कि ये थ्योरी क्या होती है। तो अब अगर हमें हमारे इंडिया में जैसे अब रुपीज़ है, इनको किसी के से एक्सचेंज करवाना हो दूसरी करेंसी में, जैसे यूएस में एक्सचेंज करवाना है, या यूएस डॉलर है उनको इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज करवाना है, तो उसके लिए जो आरबीआई है उसने ऑथराइज्ड डीलर्स को अपॉइंट किया या उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, वो एक्सचेंज करके देते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट के रिजीम्स की। रिजीम्स मैंने बताया कि अब करंट में क्या है, मार्केट डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है वैल्यूज़, लेकिन हर कंट्री की अपनी मर्जी है कि वो कौन सा सिस्टम जो है वो कौन सा रिजीम है वो यूज कर रही है। तो ये रिजीम क्या है इनको समझते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में क्या होता है कि डिमांड सप्लाई पे डिपेंड नहीं करेगी वैल्यू। एक कंट्री है उसने या तो गोल्ड के साथ लिंक कर लिया या यूएस डॉलर के साथ अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू ये पक्का मतलब फिक्स्ड कर ली कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो इतनी रहेगी। अब जैसे हम ये कर ले कि एक यूएस डॉलर के कंपैरिजन हमारे रुपीज़ की वैल्यू जो है वो 50 रुपीज़ रहेगी। हमने ये फिक्स्ड कर ली, ठीक है। और हम ये कि चाहे कितनी ही डिमांड हो हमारे रुपीज़ की मार्केट में या कितनी ही सप्लाई हो, जो वैल्यू है हमारे रुपीज़ की वो फिक्स्ड 50 रुपीज़ ही रहेगी। तो अगर हम इस तरह से और सिस्टम को एक तरह से फिक्स कर लें हमारे एक्सचेंज रेट की, कि जब भी आप हमारे पास $1 लेके आओगे तो हम उसके बदले में आपको 50 रुपये देंगे, या अगर आप हमारे पास 50 रुपये लेके आओगे तो हम उसके बदले में एक यूएस डॉलर देंगे। यानी कि हमने फिक्स कर लिया हमारे रुपीज़ की जो वैल्यू है, और हम यही सिस्टम चलाएं तो उसको बोला जाएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। फिर आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि उसकी मार्केट में, यानी कि जो एक्सचेंज रेट की मार्केट है उसके अंदर उसकी कितनी डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई है। अगर उसकी ज़्यादा डिमांड है तो उसकी ऑफकोर्स उसकी वैल्यू जो है उसका प्राइस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं उस करेंसी को। और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम होगी। यानी कि फ्लोट अपनी जो मार्केट फोर्सेज हैं उनके ऊपर छोड़ देना उसकी वैल्यू, वो होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। फिर आता है एक मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि हमने फ्लोट छोड़ रखा है, मार्केट के बेसिस पे छोड़ रखा है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है या कुछ एक ऐसा इकोनॉमिक शॉक वगैरह आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यू या तो करेंसी की डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कभी कभी जो सेंट्रल बैंक है उस पर्टिकुलर कंट्री का, वो उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है, अब जैसे रुपीज़ की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज करने लगी। ठीक है, अब मान लो 70 रुपीज़ चल रही है तो 70 से बहुत ज़्यादा डिक्रीज करने लगे, यानी कि 80 हो जाए।
US डॉलर के टर्म में, यानी कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज करने लगी। तो अब इस सिस्टम को वैसे तो हमने फ्रीली छोड़ रखा, लेकिन फिर उस सिस्टम को रोकने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज ना कर जाए, क्योंकि उसके और भी ज़्यादा मतलब बुरे इफेक्ट हो सकते हैं हमारे उस कंडीशन, इकोनॉमी की कंडीशन के ऊपर। तो इसलिए जो सेंट्रल बैंक है हमारा RBI, वो उसको एक फिक्स लेवल पे डिसाइड कर सकता है कि नहीं 80 से ज़्यादा कम नहीं होगी हमारे रुपीज़ की वैल्यू। तो इस तरह से उसको कभी कभी मैनेज भी कर ले, तो वो होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब इस मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि किस सिस्टम की तरह यूज किया जाता है। एक होता है एडजस्टेड पैग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जब तक इंटरफेयर नहीं करेगा एक करेंसी की वैल्यू में, जब तक उसके जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो ख़त्म ना हो जाए, उस लिमिट तक वो देखेगा कि मार्केट के बेसिस पे प्राइस जो है वो डिसाइड होने दो अपने आप, करेंसी की वैल्यू मतलब करेंसी का प्राइस। लेकिन अगर हमारे फॉरेन रिजर्व ख़त्म होने को हो गए तो हम खुद डिसाइड करेंगे कि क्या वैल्यू रहेगी हमारी करेंसी की, क्या नहीं, ठीक है। फिर एक सिस्टम होता है क्रॉलिंग पैग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि एक हम जो करेंसी की वैल्यू है उसको इस एक तरह से एक लेवल सा डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हम जैसे हम ये डिसाइड कर ले कि 2% अप या डाउन हो गए ना, तो वो तो अपने आप हो जाएंगे करेंसी की वैल्यू में। लेकिन उससे अगर ज़्यादा चेंजेज आए तो हम खुद उसको मैनेज करेंगे और उसको ठीक मतलब एक फिक्स जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि अब जैसे देखो कि अगर जो हमारे इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू है एक US डॉलर के कंपैरिजन में 70 रुपीज़ है, तो अब RBI ये बोल दे कि हमारे जो अगर इस रुपीज़ की जो वैल्यू है वो 75 या 65 के बीच में अपने आप मार्केट में एक्सचेंज में होती रहे, यानी कि 62 भी हो सकती है या 74 भी हो सकती है, अगर ये है तो वो ठीक है, वो अपने आप मार्केट फोर्सेज पे अपने आप चेंज होती रहे। लेकिन अगर वो 75 से ज़्यादा होगी या 65 से और भी नीचे चली गई तो हम खुद उसको मैनेज करेंगे। तो एक तरह से क्राउलिंग के लिए छोड़ दे और उसमें रेगुलरली मतलब चेक करता रहे कि कुछ ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा तो चेंजेस ना गए हैं उसके अंदर, तब ही मैनेज करे। तो वो होता है क्राउलिंग पैग सिस्टम। फिर एक होता है क्लीन फ्लोटिंग। क्लीन फ्लोटिंग में होता है कि हम इंटरफेयर करेंगे ही नहीं हमारी करेंसी की वैल्यू में, वो मार्केट बेसिस पे ही अपने आप डिसाइड होगी चाहे कुछ भी हो। फिर एक डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग भी वही होता है नॉर्मल ही कि जो करेंसी की वैल्यू है वैसे तो फ्लेक्सिबल है, मार्केट फोर्सेज पे है, लेकिन कभी कुछ कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस आ गए, बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आ गए, तब हम उसको मैनेज करेंगे, वो होता है डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। तो ये टाइप्स थे मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के। अब हम बात करें कि हमारे इंडिया में क्या सिस्टम चल रहा है जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट का, वो तो 1971 से पहले तो हमारे पार वैल्यू सिस्टम चलता था, फिर उसके बाद पैक्ड रिजीम चला 1992 तक, एंड आफ्टर 1991 हमारे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी चली, जहाँ पे 40% तो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट और 60% मार्केट बेसिस पे डिसाइड होती थी वैल्यू। और आफ्टर 1993 हमारे चल रहा है मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, कि मार्केट के बेस पे वैल्यू डिसाइड होगी हमारी करेंसी की। लेकिन ये प्योरली मार्केट बेस्ड रिजीम नहीं है, ये हमारा ये है डर्टी, जो हमने पढ़ा ना डर्टी फ्लोटिंग, जिसके अंदर अगर एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस होते हैं तो हमारा सेंट्रल बैंक जो है RBI वो उसको मैनेज कर सकता है, ठीक है। ये जो सिस्टम है हमारे करंटली वर्क कर रहा है। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट की वैल्यू है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो क्यों आते हैं? मेन तो डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड सप्लाई है वही मेन डिसाइड करती है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती हैं। वो कौन कौन सी? अगर RBI इंटरफेयर करता है तो वो इंटरवेंशन ऑफ RBI, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कि कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या है हमारे करंटली, एंड इन्फ्लेशन रेट क्या है, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक्सचेंज रेट को, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ये याद रखना आप कि इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेनली अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं ऐसे पॉइंट से। अब बात करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? जहाँ पे करेंसी आपस में एक्सचेंज होती है। अब देखो हम ट्रेड कर रहे हैं कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ, तो हमें उस कंट्री की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी उनको, तो वो पेमेंट के लिए हमें उनकी करेंसी चाहिए, तो वो करेंसी कहाँ से लेके आएंगे? फॉरेक्स मार्केट से, जहाँ पे करेंसी जो वो एक्सचेंज होती है, ठीक है। हम उनको एक करेंसी देंगे जिसके बदले में हमें दूसरी करेंसी मिलेगी, वो जो मार्केट है वो होगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये जो मार्केट है मेनली इसमें कौन कौन वर्क करते हैं? जो बैंक्स हैं या फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं, आर्बिट्रेजर्स हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, वो वर्क करते हैं, एक तरह से फैसिलिटेट करते हैं करेंसीज के ट्रांजैक्शंस को। मेनली बैंक जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इसको ये बैंक के थ्रू होती है, तो इसलिए इंटर बैंक मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पे जो बैंक्स हैं वो मेनली फैसिलिटेट करते हैं
आपस में ट्रेड को। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की कि किस टाइप की मार्केट है ये, या ट्रांसपेरेंट होती है, सब कुछ सबको क्लियर होता है। डॉलर जो है वो मेनली ट्रेड किया जाता है इसके अंदर, ज़्यादा एक्सटेंसिवली ट्रेडेड करेंसी जो है वो डॉलर है। डायनामिक मार्केट है, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ डीलर्स है, डीलर्स एंड ओवर द काउंटर मार्केट है। लिक्विडिटी हाई होती है और 24 आवर्स वर्क करती है, ठीक है। अब बात करें पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेक्स मार्केट, कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट के अंदर, तो कॉमर्शियल कंपनीज कौन सी होती हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं वो, क्योंकि अब पेमेंट करनी होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को, तो उनको तो इसलिए जो करेंसी है उनको एक्सचेंज करवाना पड़ता है, तो कॉमर्शियल कंपनीज। रिटेल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो लोग ऐसे ही विजिट करने जाते हैं कंट्रीज़ को, या फिर कोई एजुकेशन पर्पज से जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, या कोई ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ लेने के लिए ट्रैवल करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो उनको भी करेंसी चाहिए होती है उस पर्टिकुलर कंट्री की, क्योंकि वहाँ पे वो स्पेंड करके आ रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस करके आ रहे हैं, तो उनको भी मार्केट की फॉरेक्स मार्केट में जाके एक्सचेंज करवानी पड़ती है, तो वो होते हैं रिटेल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो दूसरी कंट्रीज़ में ट्रेड करते हैं, अपनी एजेंसीज को वहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं, तो उनको भी जो उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक जो कंट्री है उसकी करेंसीज की नीड होगी, तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे फॉरेक्स मार्केट में। कमर्शियल बैंक्स, जो फैसिलिटेट ही करते हैं एक्सचेंज को, एंड सेंट्रल बैंक भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो मैनेज करते हैं फ्लक्चुएशंस, अगर उनकी डोमेस्टिक करेंसी में आ रही है तो वो। फिर गवर्नमेंट तो मैनेज करेंगे। ब्रोकर्स, हैजर्स, स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्रेजर, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्या होते हैं, इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्या होते हैं ब्रोकर्स, हैजर्स, स्पेकुलेटर्स। अब बात करें स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर मेनली सेंट्रल बैंक होते हैं टॉप पे, फिर ब्रोकर्स, जो एक तरह से ये डीलर्स होते हैं जो डील करवाते हैं एक्सचेंज की, आपस में एक्सचेंज करवाते हैं करेंसीज को। कमर्शियल बैंक्स एंड एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, टूरिस्ट, ये जो रिटेल मार्केटर्स बोला था मैंने। अब बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट वही कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में क्या है, वो प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इसमें भी क्योटेशंस होते हैं, एक तो डायरेक्ट क्योट करें, जैसे अब एक US डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज़ क्या वैल्यू है, और इनडायरेक्ट में ₹1 की वैल्यू जो है वो US डॉलर के टर्म्स में बताई जाए, तो वो होता है इनडायरेक्ट, कि US डॉलर के टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को, वो होता है कि कैसे डायरेक्ट किया गया है या इनडायरेक्ट किया गया है। अब ये कुछ टर्म्स हैं, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। सेटलमेंट डेट और वैल्यू डेट, ये होती है जिस डेट को ट्रांजैक्शन जो है वो अफेक्ट हुआ है, ठीक है। सेटलमेंट लोकेशन, जहाँ रेलेवेंट कंट्री जहाँ पे सेटलमेंट की गई है। एक होती है डीलिंग लोकेशन, कि जहाँ के बैंक्स हैं जो डील करने हैं ट्रेड के अंदर, वो बैंक्स की जो लोकेशन है वो होती है डीलिंग लोकेशन। अब बात करें टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स की, तो टाइप्स होते हैं 2 to 3 टाइप्स होते हैं एक्सचेंज रेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस रेट का मतलब होता है कि हम US डॉलर के को ना के साथ लिंक ना करके दो अलग कंट्रीज की करेंसीज को आपस में लिंक करें, उनकी वैल्यूज, मतलब एक रेट डिसाइड करें कि उस कंट्री की वैल्यू, जैसे अब इंडियन रुपीज है और चाइनीज रेन भी है, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडियन रुपीज और चाइनीज रेन भी की आपस में एक वैल्यू मतलब डिसाइड करें कि एक इंडियन रुपीज जो है वो एक चाइनीज रेनबी के कंपैरिजन में उसकी क्या वैल्यू होगी, वो अगर जो रेट है वो डिसाइड करें या वो डिटरमाइन करें, तो वो होती है क्रॉस रेट, यानी कि US डॉलर के साथ लिंक ना करके आपस में अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज की वैल्यू को लिंक करना। फिर एक होती है स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब है, स्पॉट का मतलब है कि ऑन द स्पॉट, अभी करंटली। तो अगर हम करेंसीज को एक्सचेंज करें तो करंटली अब जो रेट होगी करेंसी की एक्सचेंज करवाने की, वो होती है स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो अगर हम विदिन 2 बिजनेस डेज अगर हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, करेंसीज के एक्सचेंज करते हैं, तो वो जो रेट होगी वो होती है स्पॉट एक्सचेंज रेट, यानी कि ऑन द स्पॉट। अगर हमें इमीडिएटली डिलीवरी करनी है करेंसीज की, तो जो रेट होगी वो होती है स्पॉट एक्सचेंज रेट। अब ये एक टर्म होती है बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है कि बिड का मतलब होता है कि बाइंग, खरीदना, और आस्क का मतलब होता है बेचना, और स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस। तो खरीदने और बेचने के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है बिड आस्क स्प्रेड, कि अगर हम करेंसी जो है उसको खरीदते हैं, ठीक है, बाय करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, तो वो खरीदने और बेचने का जो डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस है, वो होता है बिड आस्क स्प्रेड। उससे पता चलता है कि कितनी जो करेंसी की जो मार्केट है उसके अंदर कितनी वॉलेटिलिटी है, तो ये चीज़ें पता चलती हैं। तो बिड आस्क स्प्रेड का मतलब भी यही होता है, करेंसी को खरीदने और बेचने के बीच का डिफरेंस। इसको कैसे निकाला जाता है? ऐसे निकाला जाता है आस्क प्राइस, यानी कि आस्क प्राइस, फिर उसमें से हम बिड प्राइस माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं आस्क प्राइस से, तो आ जाता है बिड आस्क स्प्रेड। अब बात करें फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है?
अब देखो स्पॉट एक्सचेंज रेट थी कि ऑन द स्पॉट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि हम आज जो है वो एग्रीमेंट कर रहे हैं एक्सचेंज का, करेंसीज को एक्सचेंज का, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सचेंज करेंगे हम फ्यूचर में किसी डेट पे करेंगे, लेकिन जो रेट है वो आज डिसाइड कर रहे हैं हम। फ्यूचर में एक्सचेंज के लिए फ्यूचर ट्रांजैक्शन करेंगे फ्यूचर में, लेकिन रेट आज ही फिक्स कर रहे हैं कि इस रेट पे हम फ्यूचर में आपस में एक्सचेंज करेंगे ट्रांजैक्शंस को, तो वो होते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है? द रेट दैट इज करंटली एग्रीड अपॉन। करंटली हम एग्री कर रहे हैं जिस रेट पे, लेकिन जो डिलीवरी है वो करेंगे एक फ्यूचर डेट को। ओके, फिर होती है स्वैप रेट। स्वैप रेट का मतलब होता है कि आपस में एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करना कि एक जो करेंसी है, मतलब मैं आपको किसी और करेंसी में पेमेंट करूं, फिर आप मेरे को किसी और करेंसी में पेमेंट करो उस ट्रांजैक्शन की। तो करेंसीज जो है एक तरह से उनको आपस में एक्सचेंज करना, तो ये होता है सिमुलटेनियस परचेज एंड रीसेल। पहले उसको खरीद के फिर उसको वापस भेजना, तो एक तरह से एक्सचेंज करना, स्वैप करना। तो स्वैप रेट एक तरह से क्या होती है? ये होती है डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड रीपरचेज प्राइस ऑफ ए फॉरेन करेंसी। कि पहले उसको सेल कर देना फिर वापस उसको रीपरचेज कर लेना। रीपरचेज कैसे? अलग अलग करेंसीज में, ना कि सेम। ओके, अब ये दो टर्म है इंपॉर्टेंट है। ये होता है फिडाई। फिडाई होता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक इंस्टीट्यूशन है। कब स्टेबलाइज हुआ था? 1958 में। एक एसोसिएशन है बैंक्स का, इसके अंडर इनकॉर्पोरेटेड है सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये अब इससे रिलेटेड था, एक्सचेंज से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, क्योंकि कब क्या पता एग्जाम में कुछ आ जाए इससे रिलेटेड। फिर एक होती है लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ये क्या है? ये रेट है जिसको यूज किया जाता है अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोविंग के लिए, कि अगर ग्लोबल में मतलब इंटरनेशनली अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म हमें बोरोविंग करनी है, लेनी है, तो वो जो रेट वहाँ पे जो रेफरेंस के लिए एक रेट यूज की जाती है वो की जाती है लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। अब ये है अकाउंट्स रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ही है, कि कैसे एक कंट्री के इंडिविजुअल या एक दूसरी कंट्री का बैंक है तो वो किस टाइप के अकाउंट जो है, करंट अकाउंट जो वो मेंटेन किए जा सकते हैं, उनके टाइप्स हैं। नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट्स, आवर यूर एंड देयर्स, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट क्विक ट्रांसफर। अब ये क्या होते हैं नोस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट? इनको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? ये जो अकाउंट है वो फॉरेन कंट्री में खोला जाता है, ठीक है, फॉरेन कंट्री में, और उनकी करेंसी में ही, तो इसके लिए बोला जाता है इसको आवर मनी विद यू। और वोस्ट्रो अकाउंट ये क्या होता है? ये खोल जाता है फॉरेन बैंक के द्वारा हमारी खुद की करेंसी के अंदर, ठीक है। तो ये होता है वोस्ट्रो। वोस्ट्रो तो खोला जाता है हमारी करेंसी में और नोस्ट्रो खोला जाता है फॉरेन करेंसी में। और ये जो है लोरो अकाउंट, ये देयर मनी, ये खोला जाता है एक डोमेस्टिक बैंक का अकाउंट, लेकिन किसी दूसरे डोमेस्टिक बैंक के थ्रू, उसके नाम से एक्चुअल में होता किसी और डोमेस्टिक बैंक का है, लेकिन दूसरे डोमेस्टिक बैंक के थ्रू खोला जाता है फॉरेन करेंसी में, एक थर्ड अकाउंट में, ठीक है। मतलब एक तरह से थर्ड बैंक अकाउंट होता है ये, किसी होता है एक्चुअल में किसी और डोमेस्टिक बैंक का, लेकिन जो एक तरह से ओपन करवाया जाता है वो किसी और डोमेस्टिक बैंक के थ्रू और फॉरेन करेंसी में। तो एक तरह से 3 पार्टीज इंक्लूड होती है इसमें, इसलिए इसको थर्ड बैंक अकाउंट भी बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। नोस्ट्रो जो है वो फॉरेन करेंसी में, वोस्ट्रो हमारी करेंसी में लेकिन फॉरेन बैंक के द्वारा, और जो लोरा है वो एक बैंक का दूसरे बैंक के थ्रू फॉरेन कंट्री में ओपन होता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। कितने टाइप्स की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, मतलब एक तरह से हम इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, या कितने अलग अलग तरीके से जो ट्रांजैक्शंस होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। एक होती है स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, स्वैप्स मार्केट, ऑप्शंस मार्केट। सबसे पहले समझते हैं स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब मैंने बताया कि जो स्पॉट रेट होती है वो क्या होती है, कि एट ए टाइम पे अगर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो वो रेट। तो स्पॉट मार्केट भी वही, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस इमीडिएटली ट्रांजैक्शंस होते हैं करेंसीज के एक्सचेंज के। तो मेन जो पार्ट है फॉरेक्स मार्केट का वो स्पॉट मार्केट ही होती है, क्योंकि एट ए टाइम पे ही ट्रांजैक्शंस होते हैं ज़्यादातर। तो कि अब करंटली अब जो है वो हम करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो जो रेट होगी वो होगी स्पॉट रेट, और जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो होता है स्पॉट मार्केट में, यानी कि ऑन द स्पॉट। फिर होती है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि हम एग्रीमेंट तो अब कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फ्यूचर में होंगे, ठीक है। रेट वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें अब डिसाइड होगी, लेकिन उस रेट पे फ्यूचर में होंगे ट्रांजैक्शंस, तो वो होगी फ्यूचर मार्केट।
फॉरवर्ड मार्केट सिमिलर होती है फ्यूचर मार्केट्स के जैसे ही, बस कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा इन डिटेल में होता है डिफरेंस। वो क्या होता है उसको हम आगे समझेंगे, इनकी फीचर्स पढ़ेंगे जब। फिर होती है स्वैप मार्केट। स्वैप मार्केट जहाँ पर हम एक तरह से एक्सचेंज करते हैं करेंसीज के फ्लो का, ठीक है। स्वैप में होता है एक्सचेंज, तो एक पहले हम परचेज करते हैं, फिर उसको रीपरचेज, मतलब एक तरह से पहले हम सेल करते हैं, सॉरी, और फिर उसको रीपरचेज कर लेते हैं। तो वो जो स्वैप होता है दो इंडिविजुअल या दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में, वो होती है स्वैप मार्केट। करेंसीज का एक तरह से एक्सचेंज होता है। फिर ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन मार्केट में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट साइन करते हैं हम, और उस एग्रीमेंट में ये होता है कि एक जो रेट फिक्स डिसाइड कर लेते हैं कि इस रेट पे हम एक जो भी वो एग्रीमेंट कर रहा है, उस इन्वेस्टर का राइट हो जाता है कि वो जो करेंसी है उसको फ्यूचर डेट पे उस रेट पे एक्सचेंज करवा सकता है। उसका ऑब्लिगेशन नहीं होता कि उसको करवानी ही पड़ेगी वो एक्सचेंज, वो उसका एक राइट हो जाता है, ठीक है, कि वो कन्वर्ट करवाएगा, तो वहाँ पे उसको ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑप्शन मार्केट। अब बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और उसको हैजिंग करने की टेक्निक्स। अब फॉरेक्स मार्केट है, वहाँ पे रिस्क तो होगा क्योंकि जो करेंसीज की रेट है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, तो इसकी वजह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होती है, तो एक तरह से रिस्क हो गया। तो अब ये रिस्क क्या क्या होते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, और क्या क्या टेक्निक्स हैं इससे बचने की, उनको समझते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिस्क समझते हैं कि कौन कौन से रिस्क होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, मार्केट में की वजह से। तो अब फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, यानी कि करेंसीज की वैल्यू में चेंज आने से एक बिजनेस कैसे अफेक्ट हो सकता है, या क्या क्या रिस्क उसके आगे आ सकते हैं। तो मेनली होते हैं 3 टाइप के रिस्क: ट्रांजैक्शन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क और ट्रांसलेशन रिस्क। अब ये क्या होते हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी ट्रांजैक्शन करती है किसी दूसरी कंट्री के किसी ट्रेडर के साथ, तब वो जो ट्रांजैक्शंस के थ्रू वो पेमेंट्स और रिसीप्ट कर रही है, उनकी उसमें अगर उसको मतलब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसकी वैल्यू की चेंजेस की वजह से अगर उसमें उसको कोई एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होता है, तो वो जो रिस्क है वो होता है ट्रांजैक्शन रिस्क। कि ट्रांजैक्शंस करते टाइम जो पेमेंट्स या रिसिप्ट हो रही है, उस पेमेंट या रिसिप्ट में एक्सचेंज रेट में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की वजह से कुछ इफेक्ट आए उसकी वैल्यू में, तो वो जो रिस्क होता है वो होता है ट्रांजैक्शन रिस्क। तो इस रिस्क को कम भी किया जा सकता है कैसे, फॉरवर्ड और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ऑप्शंस के थ्रू, कि एक पहले ही एग्रीमेंट कर ले कि ये जो रेट है इस पे हम एक्सचेंज करेंगे अपनी जो करेंसी है उसको, ताकि अगर इन फ्यूचर एक तरह से कोई ज़्यादा ही डेप्रिसिएशन आता है करेंसीज में, एप्रिसिएशन आता है, तो उसका इफेक्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ना हो। तो एक तरह से ट्रांजैक्शंस के टाइम जो पेमेंट रिसिप्ट होती है उसमें अगर कुछ करेंसीज की एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के कारण इफेक्ट पड़े, तो वो होता है ट्रांजैक्शन रिस्क। अब बात करें इकोनॉमिक रिस्क की। इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है कि अगर एक कंपनी के मार्केट वैल्यू के इम्पैक्ट होती है फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस की वजह से, तो वो होता है इकोनॉमिक रिस्क। इस इकोनॉमिक रिस्क को ऑपरेटिंग रिस्क भी बोला जाता है, ठीक है, या हम इसको मैक्रो लेवल एक्सपोजर भी बोलते हैं, कि उसकी वजह से मार्केट वैल्यू में अगर किसी कंपनी की इफेक्ट पड़े एक्सचेंज रेट में चेंजेस की वजह से, तो वो होता है इकोनॉमिक रिस्क। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क क्या होता है, अब जैसे देखो हमारी कोई एक इंडिया की कंपनी है, वो वर्क करती है, मतलब फॉरेन में यूएस में करती है अपना बिजनेस, तो अब यूएस में उसने अपनी सारी जो ट्रांजैक्शन, अपनी जो सिस्टम है वो है उसका, मतलब सारी उसकी जो एसेट्स वगैरह हैं उनकी वैल्यू उसने यूएस डॉलर के टर्म में करवा रखी है। तो अब अगर वो फाइनली मतलब जब ये जो पूरा एक ईयर सर्कल होता है अकाउंटिंग ईयर, उसके कंप्लीट होने के बाद वो उसको कन्वर्ट करेगी इंडियन रुपीज़ में, तो फिर इंडियन रुपीज़ की अगर वैल्यू में चेंजेज है या यूएस डॉलर की जो करंट वैल्यू है उसके अंदर चेंजेज आए, तो उसकी वजह से अगर उसको कुछ रिस्क बियर करना पड़े या उसकी जो वैल्यू है वो इफेक्ट हो, तो वो होगा ट्रांसलेशन रिस्क। कि जब फाइनली एक कंपनी जो है वो अपने अकाउंटिंग पीरियड्स के दौरान, मतलब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने पे या स्टार्टिंग होने पे उनको कन्वर्ट करे वापस से दूसरी करेंसी में, तो उस वजह से उसे जो रिस्क बियर करना पड़े या जो उसको लॉसेस का मतलब लॉसेस हो सकते हैं, वो जो रिस्क होता है वो होता है ट्रांसलेशन रिस्क, ठीक है। इसको अकाउंटिंग या अकाउंटिंग रिस्क भी बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से अकाउंटिंग गेन और लॉस होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरीज फॉरेन एक्सचेंज की, कि जो फॉरेन एक्सचेंज की जो ये वैल्यू है ये कैसे डिसाइड होती है, इससे रिलेटेड थ्योरीज हैं, जैसे कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, कि कैसे एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है उसका डिटर्मिनेशन से रिलेटेड थ्योरीज है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या होती है। ये जो थ्योरी है वो ये बताती है कि जो परचेजिंग पावर है एक करेंसी की, वो एक तरह से सेम होती है, इक्वल होती है अलग अलग कंट्री में इन लॉन्ग रन। वो कैसे कि अब देखो, परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि कितनी एक यूनिट ऑफ करेंसी के थ्रू, यानी कि एक यूनिट ऑफ मनी कितनी नंबर ऑफ गुड्स खरीद सकती है। और पैरिटी मीन्स होता है इक्वल, तो वो इक्वल होती है अलग अलग कंट्रीज में। तो ये जो थ्योरी है वो मेनली ये एक तरह से लिंक बताती है किसके बीच में, कि करेंसीज की जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होती है उनकी परचेजिंग पावर पे, कि उनकी करेंसीज की परचेजिंग पावर कैसी है। और ये जो परचेजिंग पावर है ये इक्वल होती है। कि इक्वल का मतलब कैसे, कि अगर हम, जैसे कि हमारे अगर इंडियन रुपीज है वो 50 इंडियन रुपीज एक यूएस डॉलर के इक्वल है, तो अगर हम इंडिया के अंदर 50 रुपए में एक दो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो अगर हम हमारे जो इंडियन रुपीज है इनको डॉलर में कन्वर्ट करें, दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करें, यानी कि डॉलर में कन्वर्ट करें, तो एक डॉलर में भी हम वो दो ही चीजें खरीद सकेंगे। तो यानी कि जो परचेजिंग पावर है वो इक्वल होती है लॉन्ग रन में। तो ये जो थ्योरी बोलती है कि जो एक्सचेंज रेट है वो इस तरह से एडजस्ट हो जाती है कि जो सेम प्रोडक्ट है वो कॉस्ट पड़ता है, उसकी जो कॉस्ट है वो सेम रहती है डोमेस्टिक करेंसी में भी और फॉरेन करेंसी में भी। मतलब अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये जो थ्योरी है वो एक तरह से इन्फ्लेशन के साथ लिंक बनाती है एक्सचेंज रेट का, कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ता है। और ये जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि जो अगर इन्फ्लेशन, यानी कि अगर परचेजिंग पावर जो है करेंसी की वो ज़्यादा है, तो वो जो करेंसी है वो अप्रिशिएट करेगी। पर और अगर परचेजिंग पावर जो है पर्टिकुलर करेंसी की वो कम है, तो वो जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करेगी। ये एक तरह से ये जो कंक्लूजन है वो देती है। और ये बोलती है कि जो करेंसीज की जो परचेजिंग पावर है वो इक्वल हो जाती है इन अ लॉन्ग रन। जो मतलब अगर हम एग्जैक्ट टर्म में देखें तो वो नेक्स्ट थ्योरी है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी रिलेशनशिप बताती है एक्सचेंज रेट का और इंटरेस्ट रेट का। अब ये एक्सचेंज रेट का और इंटरेस्ट रेट का कैसे लिंक बताती है, ये बोलती है कि जो इंटरेस्ट रेट है दो कंट्रीज के बीच में, अब जैसे इंडिया और यूएस, दो इंडिया और यूएस के बीच की जो इंटरेस्ट रेट है, कि इंडिया में कुछ अलग इंटरेस्ट रेट होगी और यूएस में कुछ अलग इंटरेस्ट रेट होगी, तो उन जो इंटरेस्ट रेट है उनका डिफरेंस वो इक्वल होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और स्पॉट एक्सचेंज रेट के डिफरेंस के बराबर। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है उनका डिफरेंस कंट्रीज के बीच का वो फॉरवर्ड और स्पॉट एक्सचेंज रेट के डिफरेंस के इक्वल होता है। अब ये स्पॉट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है, स्पॉट रेट मैंने बताया था कि जो स्पॉट रेट अभी करंट में जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो जो एक्सचेंज रेट होती है वो, और फॉरवर्ड रेट होती है कि अगर हम फ्यूचर में एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो रेट होगी वो रेट होती है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो अब ये देखो, ये बताती है कि जो फॉरवर्ड रेट और जो स्पॉट रेट है उनका डिफरेंस इक्वल होता है इंटरेस्ट रेट इन कंट्री ए एंड इंटरेस्ट रेट इन कंट्री बी। तो कंक्लूजन क्या निकालती है ये थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो बोलती है कि अगर एक पर्सन अगर डायरेक्टली एक इन्वेस्टमेंट करता है कहीं पे, तो एक तो वो अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करता है तो उससे जो उसको अर्निंग्स होगी, और एक इन्वेस्ट पहले किसी उस करेंसी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करवा के फिर उसको इन्वेस्ट करता है, और फिर वहाँ से जो उसकी जो अर्निंग्स होगी उसको फिर वापस दोबारा उस करेंसी में कन्वर्ट करवाता है। तो अगर वो कन्वर्ट करवा के फिर इन्वेस्ट करता है या डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, तो जो उसकी अर्निंग्स हैं वो सेम होगी दोनों केस में। ठीक है, अगर वो कन्वर्ट करवा के भी करवाता है और कन्वर्ट ना करवा के भी करवाता है। तो ये बोलती है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। अब बात करते हैं फिशर इफेक्ट की। अब इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम फिशर इफेक्ट को समझते हैं। फिशर इफेक्ट क्या होता है? ये जो फिशर इफेक्ट है एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसको दिया था इरविन फिशर ने। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने रिलेशन बताया इन्फ्लेशन का और रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का। अब इन्फ्लेशन का और रियल और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है? दो तरह की रेट होती है इंटरेस्ट रेट, एक तो होती है रियल इंटरेस्ट रेट, एक होती है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब ये रियल और नॉमिनल क्या होती है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो वही जो सिंपल इंटरेस्ट रेट होती है, अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जो रेट है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगी। और जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो क्या होती है? उसमें जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर इन्फ्लेशन को अगर हम एडजस्ट कर दें, यानी कि ये देखो यहाँ पर ये रियल इंटरेस्ट रेट होती है इक्वल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, अगर उसमें से हम इन्फ्लेशन माइनस कर दें। तो अब यहाँ पर आप रिलेशन देखो,
अगर हम इन्फ्लेशन इंक्रीज करवा दें, इंक्रीज हो, तो जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। और अगर नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो तो रियल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगी। तो अगर हमें रियल इंटरेस्ट रेट मेंटेन करनी है तो अगर जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा हमें हमारी जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो सेम रह सकती है। तो रियल इंटरेस्ट रेट एक तरह से रिप्रेजेंट करती है परचेजिंग पावर को, कि परचेजिंग पावर कितनी है, कि एक्चुअल में हम कितने गुड्स खरीद सकते हैं दैट पर्टिकुलर ऑफ मनी से, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट पे। अब ये जो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट है इसमें ये जो नॉमिनल रेट वाला जो कंसेप्ट है इसको दो कंट्रीज के बीच में रिलेट करवा दिया, और ये जो रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कंसेप्ट है इसको एक्सचेंज रेट के साथ रिलेट कर दिया इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट में। अब वो कैसे कर दिया, अब देखो हमने फिशर इफेक्ट में पढ़ा कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसको मेंटेन करने के लिए जैसे जैसे इन्फ्लेशन हाई होगा हमें नॉमिनल रेट भी हाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रिलेशन पढ़ा हमने फिशर इफेक्ट में। अब इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट में क्या हुआ, इसके अंदर दो कंट्रीज की नॉमिनल रेट्स को मतलब रिलेट करके हम कंसेप्ट को समझते हैं। हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ लिया कि जो कंट्रीज हैं जिसकी हाई नॉमिनल रेट होगी उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी हाई होगा क्योंकि फिशर इफेक्ट के कारण। फिर अगर हम जो ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी पढ़ी हमने, इसके अंदर हमने ये चीज़ समझी थी या ये रिलेशन समझा था कि जो चेंज है एक्सचेंज रेट में वो रिलेटेड है इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंट्रीज, यानी कि उनकी कंट्रीज के जो परचेजिंग पावर है उस पर डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट में चेंज। कैसे कि मैंने बताया था कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, और परचेजिंग पावर कम होगी तो उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी कम होगी। परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम है मींस इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यानी कि हम कम पैसे मतलब ज़्यादा पैसे में भी हम कम चीज़ें खरीद सकते हैं, यानी कि परचेजिंग पावर कम है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उस कंट्री की जो एक्सचेंज रेट की जो वैल्यू है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है वो कम होगी, मतलब करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होगी। तो ये चीज़ हमने पढ़ी इसमें पैरिटी थ्योरी में। और ये इन्फ्लेशन का और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का लिंक पढ़ा हमने फिशर इफेक्ट में। तो अब इन दोनों को रिलेट करके इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट में ये रिलेशन बताया है कि जो चेंज है एक्सचेंज रेट में वो रिलेटेड है डिफरेंसेज इन नॉमिनल रेट्स ऑफ टू कंट्रीज, कि नॉमिनल रेट को इन्होंने लिंक कर दिया एक्सचेंज रेट के साथ, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में लिंक था इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का। फिर हमने पढ़ा इन्फ्लेशन का लिंक होता है एक्सचेंज रेट के साथ, ये हमने पढ़ा इसमें परचेजिंग पावर वाली में। फिर अब इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट में क्या हुआ, इन्होंने ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन और उस इन्फ्लेशन नहीं सॉरी जो नॉमिनल रेट है, नॉमिनल रेट उसको लिंक कर दिया एक्सचेंज रेट के साथ ही, ठीक है। तो ये रिलेट कर दिया इन्होंने डायरेक्टली कि अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो होता है नॉमिनल रेट का और एक्सचेंज रेट का आपस में रिलेशन, ठीक है। तो एक तरह से ये जो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट है वो क्या एक तरह से सजेस्ट करता है कि जो फॉरेन करेंसीज हैं, फॉरेन करेंसी जिनकी जो इंटरेस्ट रेट अगर हाई है, इंटरेस्ट रेट अगर फॉरेन करेंसी है जिनकी इंटरेस्ट रेट हाई है तो वो है वो डेप्रिशिएट करेंगी। क्यों? क्योंकि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो इफेक्ट उसके ऊपर इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का। तो अब अगर इंटरेस्ट रेट हाई है मींस इन्फ्लेशन हाई है, तो इन्फ्लेशन हाई है तो नॉमिनल जो रेट है उसका इफेक्ट पड़ा एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर। तो जिस भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से उनकी क्या होगी, उनकी इंटरेस्ट रेट हाई होगी। इंटरेस्ट रेट हाई होने से जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उस करेंसी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इन्होंने लिंक बता दिया इंटरेस्ट रेट का किसके साथ, एक्सचेंज रेट के साथ। ये जो नॉमिनल रेट है इंटरेस्ट रेट इसका बता दिया एक्सचेंज रेट के साथ। तो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट यही बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड चेंज है एक्सचेंज रेट में वो क्या होगा, नॉमिनल रेट क्या है होम कंट्री में और नॉमिनल रेट क्या है फॉरेन कंट्री में। और इम्प्लीकेशन क्या है फिशर इफेक्ट की, ये सजेस्ट करता है कि जो करेंसीज है विद अ हायर इंटरेस्ट रेट विल हैव अ हाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। हाई इंटरेस्ट रेट के कारण हाई इन्फ्लेशन होगा, क्यों? क्योंकि फिशर इफेक्ट के कारण। फिर द रिलेटिवली हाई इन्फ्लेशन विल कोज द करेंसीज टू डेप्रिशिएट। ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, परचेजिंग पावर कम होगी, ये पीपी इफेक्ट में हमने पढ़ा, तो उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करेगी, ठीक है। तो इसने तीनों चीज़ों जो हैं उनको आपस में लिंक कर दिया इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट ने। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ना समझ आया तो आप कमेंट में बता देना, हम इसको
अच्छे से समझा देंगे एक अलग वीडियो बना के इसके ऊपर, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। ये बिल्कुल ईजी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी क्या बोलती है कि अगर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है, तो उसकी जो करेंसीज है वो अप्रिशिएट करेंगे। अगर फेवरेबल कंडीशन में नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो जो करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा तो आपको नहीं समझ आएगा। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके सिलेबस में भी है, फर्स्ट जो यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस वाली, उसके अंदर हमने इस पे वीडियो भी बना रखी है। अगर आपको समझना है ये टॉपिक तो आप वो भी देख सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, मतलब कि कैसे एक इन्वेस्टर है या जो भी बिजनेसेज है वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर सकते हैं किन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको हमने काफ़ी बार पढ़ लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि जब करंट में तो हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस हैं वो इन फ्यूचर होंगे। तो ऐसे ट्रांजैक्शन करने से कैसे रिस्क मैनेज होगा। अब देखो, हमने फ्यूचर में ये चांसेस है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं एक्सचेंज रेट में, अप्रिशिएट, तो उस रिस्क से बचने के लिए हम करंट में ही कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि एक एग्जैक्ट फिक्स रेट पे। तो उससे क्या है कि अगर कुछ बेनिफिट होना था, हमें बेनिफिट भी हो सकता था वैसे तो, कि अगर डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट करने की वजह से करेंसीज को, और एक है कि रिस्क भी था, हमें लॉस भी हो सकता था। तो उससे बचने के लिए हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि अभी डिसाइड कर ले कि क्या रेट हम फ्यूचर में भी रखेंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है उसका एक राइट हो जाता है, मतलब वो एग्रीमेंट साइन करके एक अपना एक राइट क्रिएट कर लेता है कि मैं जो एक फिक्स्ड रेट पे और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, मतलब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे ये जो ट्रांजैक्शंस है वो करूँगा या नहीं करूँगा। तो वो कर भी सकता है, उसका राइट हो जाता है, ना कि ऑब्लिगेशन। ये ऑप्शंस जो वो एग्रीमेंट्स हैं उसके अंदर साइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है करेंसी स्वैप्स। करेंसी स्वैप्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जो है वो कैश फ्लोज का एक्सचेंज होता है। मैंने बताया था कि स्वैप्स में क्या होता है कि एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है। तो इसमें कैश फ्लोज का एक्सचेंज होता है। कैसे, अब देखो कि मैंने कहीं पे पेमेंट करनी है, ठीक है, आपने भी कहीं पे पेमेंट करनी है, लेकिन अलग अलग करेंसीज में, तो वो जो पेमेंट्स हैं उनको हम एक्सचेंज करवा लेते हैं कि ये पर्टिकुलर करेंसी वाली तो आप रख लेना, और दूसरी पर्टिकुलर करेंसी जो मतलब हमारी करेंसी है या हमसे रिलेटेड है उसको आप हमें दे देना। तो ऐसे जो करेंसीज है उनका स्वैप होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट्स का भी स्वैप होता है, कोमोडिटीज़ का भी स्वैप होता है, मतलब ये अलग अलग टाइप्स के स्वैप्स होते हैं इसके करेंसी स्वैप्स के अंदर। कि इंटरेस्ट रेट है एक पर्टिकुलर कहीं इन्वेस्टमेंट से, तो उसको एक्सचेंज करवा लिया, आपस में एक्सचेंज कर लेना, ये एक एग्रीमेंट कर लेना। तो इस तरह से स्वैप्स होते हैं, करेंसी स्वैप्स। फिर एक है मैचिंग। मैचिंग में क्या होता है कि एक तरह से बिल्कुल हैजिंग, नॉर्मल जो हैजिंग की टेक्निक होती है उसमें इसके अंदर जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं उनको मैच करवा लिया जाता है या उनको एक्सचेंज करवा लिया जाता है। नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट क्या है, क्या क्या इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है एक प्लेस है जहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ट्रेड होते हैं। अब जैसे कंपनीज हैं उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास फंड्स हैं उनको भी कहीं इन्वेस्ट करना होता है, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। जैसे अब हमारे इंडिया में अगर बात करें हम, तो हमारे फाइनेंशियल मार्केट होती है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, जिनको इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे लगाते हैं, और जिनको जो कंपनीज हैं जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बोरो करते हैं वहाँ से। तो ऐसे ही अगर इंटरनेशनली हमें एक फंड्स को इन्वेस्टमेंट करना है या लेने हैं, तो वहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फंड्स लेती हैं, बोरो करती हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो वही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, एक प्लेस है जहाँ पे जो मेनली स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, करेंसीज, कोमोडिटी, डेरिवेटिव्स और जो हैं वो आपस में उनकी ट्रांजैक्शंस होती है। अब इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज जो वर्क करती है या एक तरह से पार्टिसिपेट करती हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में, वो कौन कौन सी है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स या एजेंसीज उनकी, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल बैंक एंड सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। अब फॉर्म्स एक तरह से क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की, मतलब एक तरह से पार्ट्स भी बोल सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है, यूरो और लोन क्रेडिट मार्केट या यूरो बॉन्ड मार्केट। अब इनको समझते हैं। फॉरेक्स मार्केट इसको हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे करेंसीज जो है उनका एक्सचेंज होता है, वो फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। करेंसी को आपस में एक्सचेंज किया जाता है, करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ।
फिर यूरो और लोन मार्केट, यहाँ पे लोन से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो की जाती है कि भाई अब लोन लेना है तो वहाँ पे जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं या एनजीओज हैं उनको अगर लोन लेने हैं तो फिर वहाँ से वो इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोन वाला प्रोसेस होता है। फिर है यूरो बॉन्ड मार्केट। ये जो यूरो बॉन्ड मार्केट है वो वहाँ पे भी जो बॉन्ड्स हैं वो इशू किए जाते हैं अलग अलग करेंसीज में, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट है ना, तो अलग अलग करेंसीज में बॉन्ड इशू किए जाते हैं। इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और जो बोरोवर्स हैं जिनको नीड है वो इशू करते हैं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। अब ये है सोर्सेज इंटरनेशनल फाइनेंस के डिफरेंट डिफरेंट की किस किस वे में या किस किस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो इंटरनेशनल फाइनेंस मतलब फाइनेंस जो है वो रेज किया जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट से। तो मेनली है जो सोर्सेज है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली किसी एक डोमेस्टिक कंट्री में कहीं इन्वेस्ट करता है, जैसे अब इंडिया में ही कोई यूएस का, यूके का, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं या कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करती है डायरेक्टली, वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जीडीआर और एडीआर, ये होती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इनको हम आगे समझेंगे इन डिटेल। फिर है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो मतलब एक पर्टिकुलर अपनी जो होम कंट्री है उसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है, जैसे कि जो हेज फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसे ये इन्वेस्ट करते हैं। तो मेनली जो ये टर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये इंडिया में यूज की जाती है, ठीक है, जो आउटसाइडर्स इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की जो फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में यूज किए जाते हैं। तो मेनली इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं और डेट। इक्विटी में आती है ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं बॉन्ड्स, फॉरेन बॉन्ड्स, एक्सटर्नल बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स और यूरोपियन बॉन्ड्स। इनको एक एक को डिटेल में समझते हैं। एडीआर क्या होते हैं? ये एक तरह से वो होते हैं नेगोशिएबल सर्टिफिकेट या बोल सकते हैं हम इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। अगर हमें शेयर खरीदने हैं अमेरिका की किसी कंपनी के या अमेरिकन मार्केट से, तो वहाँ पे जो अमेरिकन बैंक है वो इशू करते हैं हमें एडीआर, ठीक है, जिसके अंदर मेंशन होता है कि हमने इतने शेयर जो है हमारी जो ओनरशिप है पर्टिकुलर कंपनी में। तो अगर अमेरिकन मार्केट के लिए हमें शेयर खरीदने तो वहाँ पे हमें मिलता है एडीआर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे अब इक्विटी होता है ना, इक्विटी शेयर्स का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ऐसे ही एडीआर होता है अमेरिका के लिए कि अगर कोई आउटसाइडर मतलब शेयर होल्डर बनता है अमेरिकन कंपनी में तो वहाँ पे जो अमेरिकन बैंक है वो इशू करते हैं एडीआर। लेकिन अगर अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री में हम मतलब इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, तो वहाँ पे जो डिपॉजिटरी बैंक्स हैं वो इशू करते हैं हमें जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इनको हम इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी बोली जाती है, क्योंकि जो अमेरिका है उसके बाहर किसी भी कंट्री है वहाँ पे अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें ये इंस्ट्रूमेंट मिलता है। अब बात करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसके अंदर सबसे पहले समझते हैं फॉरेन बॉन्ड्स। अब फॉरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं? फॉरेन बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं फॉरेन कॉरपोरेशंस के द्वारा। किसके लिए? बोरो करने के लिए डोमेस्टिक करेंसी को, ठीक है। फॉरेन कॉरपोरेशंस जो है वो इशू करते हैं डोमेस्टिक करेंसी को बोरो करने के लिए। पब्लिक इन्वेस्टर्स में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल बॉन्ड्स। एक्सटर्नल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि अगर अब जैसे देखो इंडियन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज को बाहर से कहीं से मतलब इंडिया के बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो इशू करती हैं एक्सटर्नल बॉन्ड्स। इसका ही एक टाइप होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जिसका मतलब है कि जो फॉरेन जो बॉन्ड्स हैं उसको इन फ्यूचर कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स के अंदर, ठीक है। उसके अंदर ये कंडीशंस होती है कि उनको जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स के अंदर, उसके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है वो। फिर होते हैं यूरो बॉन्ड्स। यूरो बॉन्ड्स जो है वो इशू किए जाते हैं इंटरनेशनल कंपनीज के द्वारा फंड्स को रेज करने के लिए। मेनली जो है वो अलग अलग कैटेगरी होती है इनकी कि अलग अलग करेंसी में कि किसी भी करेंसी में डिनोमिनेटेड हो सकती हैं ये, ठीक है। फिर है यूरोपियन बॉन्ड्स। यूरोपियन बॉन्ड्स जो है वो जो मतलब यूरोपियन नेशंस हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके द्वारा इशू किए जाते हैं और यूरो में ही होते हैं, मतलब किसी और करेंसी में नहीं होते। जो यूरो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, उस करेंसी में ही डिनोमिनेटेड होते हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज क्या होता है? अब देखो, सबसे पहले आर्बिट्रेज का मतलब समझते हैं। आर्बिट्रेज का मतलब होता है परचेज करना और सेल करना, ठीक है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करना आर्बिट्रेज होता है, ताकि एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ सके। अब इसके आगे एक वर्ड और लग गया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेज का मतलब है कि इंटरनेशनली बाइंग एंड सेलिंग करना, ताकि एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ सके। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेज में क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिक्योरिटीज को, इंटरनेशनल मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदते हैं लो प्राइस पे, फिर उसको बेच देते हैं जब प्राइसेज हाई होते हैं। तो ये जो बीच में जो मार्जिन बचा उनका, उससे वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये होती है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। लेकिन इसके अंदर एक और कंसेप्ट होता है, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, जिसके अंदर क्या होता है कि तीन जो करेंसीज हैं, तीन जो करेंसी है उनका यूज किया जाता है। अब जो सिंपल आर्बिट्रेज था उसके अंदर बाइंग था और सेलिंग था, कि एक लो प्राइस पे खरीद का फिर उसको हाई प्राइस पे बेच दिया। लेकिन ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज के अंदर तीन जो करेंसीज हैं उनके बीच में आपस में एक्सचेंज करवा के, मतलब परचेज सेल करवा के, फिर जो है वो ट्रेडर्स अपना जो प्रॉफिट्स है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये होती है ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, अब देखो हमने नॉर्मल कैपिटल बजटिंग समझा है, उसका मतलब क्या होता है। कैपिटल बजटिंग में हम क्या होता है कि एक तरह से बजट बनाते हैं कि कैसे हम हमारे जो फंड्स हैं, हमारे जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपरली, एक सिस्टेमेटिक मैनर में, ताकि जो हम हमारा जो प्रॉफिट्स है वो अच्छे से अर्न कर सकें। वो होती है कैपिटल बजटिंग। अब इसके आगे वर्ड लग गया मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग का मतलब है कि अगर हमें फॉरेन कंट्री में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम प्रॉपरली कैसे मैनेज करें, वो जो पूरा सिस्टम डिसाइड करना, वो होता है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग एक तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जहां पे जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो इवेलुएट करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन फॉरेन लैंड्स वर्थी ऑफ इन्वेस्टमेंट, की अगर हम फॉरेन लैंड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, वो चीज़ें। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उस रिटर्न्स अर्न करना, ठीक है, प्रॉफिट्स अर्न करना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग का। अब मल्टीनेशनली कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग को। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस, ठीक है, करेंसीज की एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन है तो वो चीज़ अफेक्ट करती है, जबकि ये डोमेस्टिक जो कैपिटल बजटिंग है उसमें नहीं करती। इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, ब्लॉक्ड फंड, अनसर्टेन सैलवेज वैल्यू, प्रेजेंट कैश फ्लोज, होस्ट गवर्नमेंट इंसेंटिव, क्या इंसेंटिव दे रही हो वो चीज़ भी अफेक्ट करेगी, और रियल ऑप्शंस। ये जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है वो आप बिल्कुल रट लेना, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से फैक्टर जो है वो मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स जो है इनको इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से। अब कुछ रिस्क होते हैं जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में, कौन कौन से रिस्क होते हैं? पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, और मार्केट रिस्क क्या हो सकता है। ये रिस्क क्या होते हैं, इसको हमने ये जो पार्ट है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मैराथन है उसके अंदर बता रखा है। तो अब इस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू इस रिस्क को कम किया जा सकता है। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है इसको भी हमने समझाया है उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले मैराथन में, आप वहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं प्रोसेस की, कि प्रोसेस क्या होती है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग की, कैसे डिसीजन लिया जाता है। तो प्रोसेस क्या होगी, सिमिलर होती है नॉर्मल जो कैपिटल बजटिंग होती है उससे। अब फिर भी क्या क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कैपिटल रिस्क, फिर एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट, एंड देन डिटरमाइन करते हैं कि एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, एंड फिर फाइनली अप्लाई करते हैं एक कैपिटल बजटिंग की टेक्निक को, और देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपिटल रिस्क यानी कि किस जो प्रोजेक्ट है हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर स्टार्टिंग में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो चीज़ देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लो मतलब कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें क्या अर्निंग्स आएंगी इससे। अब फ्यूचर वाली अर्निंग तो देख ली, फिर डिटरमाइन करेंगे डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कैसे, कि फ्यूचर में तो ये मिलेंगी, इन्वेस्ट तो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो उस फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए यूज होती है डिस्काउंट रेट, ठीक है। फिर इस डिस्काउंट रेट के थ्रू हम देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या वैल्यू है वो जो पैसे हमें फ्यूचर में मिलेंगे उनकी।
फिर उस वैल्यू को निकालने के बाद ही हम आगे डिसीजन लेंगे। फिर अप्लाई करेंगे हम एक टेक्निक डिसीजन मेकिंग की। टेक्निक्स क्या होती है? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, यही जो एनपीवी जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़े नॉर्मल कैपिटल बजटिंग में, कि एनपीवी क्या होती है यार, कैसे हम इनके थ्रू इवेलुएट करते हैं प्रोजेक्ट्स को, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को, कि ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। फिर ये जो टेक्निक्स हैं एनपीवी और आईआरआर, इनके थ्रू हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। ठीक है, और फाइनली हम डिसीजन ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को अगर बेनिफिशियल है, और वरना रिजेक्ट कर देंगे उसको। अब ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव्स। ये वैसे तो रिलेटेड है, वो जो कंसेप्ट पढ़ा था हमने फॉरेन एक्सचेंज वाला, कि फॉरेन एक्सचेंज से जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है या किन किन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो डेरिवेटिव भी एक उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर हम करंट में मतलब आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, किसके लिए? फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे मैंने वो फॉरवर्ड और वो बताया था ना, फॉरवर्ड ऑप्शंस वाली चीज़ें, वो इसी का पार्ट होते हैं डेरिवेटिव का। तो इसके अंदर क्या होता है, हम एक जो डेरिवेटिव्स है उसके अंदर हम वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो हम लिंक कर देते हैं एक कमोडिटी से या किसी सिक्योरिटी से, मतलब किसी और एसेट के साथ उसको लिंक कर देते हैं, ताकि जो उस मतलब उस एसेट के प्राइसेज में अगर चेंज होने से रिलेटेड जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। अब लिंक कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई कमोडिटी है या स्टॉक प्राइसेज ले लो, कि स्टॉक इंडिसेज के साथ हमने लिंक कर दी एक हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू को, और फिर जैसे जैसे अब स्टॉक प्राइसेज में चेंज होगा उसकी वैल्यू वैसे ही चेंज होगी। तो ये होते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह के डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हम जो उसकी वैल्यू है उसको लिंक कर देते हैं उसके साथ, किसी एक एसेट के साथ। वो एसेट्स क्या क्या हो सकती है? वो स्टॉक इंडिसेज भी हो सकते हैं, कोई कमोडिटी भी हो सकती है, या कोई करेंसी भी हो सकती है। ठीक है, या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी की भी मतलब कोई एसेट होनी चाहिए उसके साथ की वैल्यू जो है उसको लिंक कर दें अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, तो वो होते हैं डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि डिराइव करना, किसी और चीज से उसकी वैल्यू को डिराइव करना। तो इन जिनके साथ ये लिंक होते हैं एसेट्स के साथ, उनसे इनकी वैल्यू जो है वो डिराइव की जाती है, तो इसको बोला जाता है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स जो मेनली फॉरवर्ड्स हो सकते हैं, मतलब ये टाइप्स हैं इनके, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। अब ये ऑप्शंस और स्वैप्स जो है वो हमने पढ़ लिए, वैसे तो हमने फॉरवर्ड्स और फ्यूचर भी पढ़ लिए, लेकिन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इनको। सबसे पहले फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? जहाँ पे एक एग्रीमेंट करते हैं एक किसी एसेट्स या सिक्योरिटी को हम खरीदने या बेचने का, लेकिन एग्रीमेंट अब करते हैं, डेट जो है वो इन फ्यूचर की होती है, यानी कि फ्यूचर में करते हैं एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का। अब इनसे रिलेटेड कुछ फीचर्स होते हैं जिनसे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। क्या क्या जो फॉरवर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये जो टर्म्स लिख रखे हैं ना मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड्स की जो फीचर्स हैं इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो फॉरवर्ड्स जो है वो क्या होते हैं? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कस्टमर डिजाइंड होता है, कि अपने अकॉर्डिंग इसमें जो कंडीशंस हैं वो टर्म्स और कंडीशन जो वो डिसाइड होती है, यानी कि कस्टमर डिजाइन होता है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है सबके लिए वही होगा, अपने अकॉर्डिंग इसमें कंडीशन जो है वो डिसाइड होती है। फिर कहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं? ये ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है, ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। सेटलमेंट जो है इनकी वो एंड ऑफ द पीरियड ही होती है। मार्जिन पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, देयर इज ए नो मार्जिन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन पेमेंट। और कंडीशंस जो है फॉरवर्ड्स की वो होती है फ्लैक्सीबल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, फ्लैक्सीबल हो सकती है। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में एग्रीमेंट कर लिया तो वो बिल्कुल फिक्स ही हो गया, कंडीशंस जो है वो फ्लैक्सीबल होती है। अब बात करें फ्यूचर्स की, फ्यूचर्स भी होते तो सिमिलर उसी टाइप के हैं। एग्रीमेंट होते हैं दो पार्टीज के बीच में खरीदने और बेचने के लिए कोई एसेट या सिक्योरिटी एक सर्टेन फ्यूचर टाइम पीरियड में, लेकिन इनकी जो फीचर्स है इनका डिफरेंस होता है, और इन्हीं से जो है वो एग्जाम में सवाल आते हैं। तो क्या है फ्यूचर्स की फीचर्स? ट्रेडेड इन ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, और वो फॉरवर्ड्स पढ़े हमने, वो करते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। जो लॉस और प्रॉफिट्स हैं वो अनलिमिटेड होता है फ्यूचर्स में, यानी कि ज़्यादा रिस्की होते हैं ये। रिक्वायर्स मार्जिन पेमेंट, यहाँ पे मार्जिन पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फॉरवर्ड्स में नहीं होती। लिक्विड, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होते हैं फ्यूचर, यानी कि जल्दी से हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं फ्यूचर्स को इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड्स। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट फ्लेक्सिबल। जब इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो स्टैंडर्डाइज होती है, ये नहीं है कि बार बार में चेंज हो जाए फॉरवर्ड्स की तरह। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, ना कि फ्लेक्सिबल। मे बी ऑफसेट प्रियर टू मैच्योरिटी। अब इनको
ऑफसेट किया जा सकता है मैच्योरिटी से भी पहले, लेकिन हमने पढ़ा फॉरवर्ड्स जो हैं वो उनकी जो सेटलमेंट है वो एंड ऑफ द पीरियड ही होती है, ना कि पहले, लेकिन फ्यूचर्स को हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये डिफरेंस जो समझ आ गया होगा। ये जो फीचर्स दे रखे हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का इनको सबको याद कर लेना अच्छे से, समझ ना आए तो रट्टे लगा लेना। अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। ये जो पार्टिसिपेंट्स है, ये डेरिवेटिव मार्केट या हम फॉरेक्स मार्केट किसी से बोल सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फॉरेक्स मार्केट। तो ये क्या होते हैं, इनको समझना जरूरी है। तो मेनली ये चार होते हैं, आर्बिट्रेजर्स, ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स और हेजर्स। ये क्या होते हैं, इनके एक एक का मीनिंग समझते हैं डिटेल में। अब सबसे पहले बात करें आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स कौन होते हैं? ये रिस्क लेस प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। रिस्क लेस कैसे? ये कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं? जो एक्सचेंज रेट होती है, एक्सचेंज रेट, अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज की एक्सचेंज रेट, उनके डिफरेंसेज से अपने जो प्रॉफिट अर्न करते हैं आर्बिट्रेजर। ठीक है, ये टर्म बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि जो एक्सचेंज रेट है, कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज रेट्स हैं, उनके डिफरेंसेज से अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं ये। ठीक है, तो एडवांटेज, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्राइसेज इन टू डिफरेंट मार्केट्स, करेंसीज की जो यानी कि जो एक्सचेंज रेट है उसके डिफरेंस से अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं आर्बिट्रेजर्स। ये जो सारे हैं, ये हेजर्स और आर्बिट्रेजर्स, ये सिमिलर टाइप्स के हैं, तो इनका डिफरेंस जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट हो गया ये। तो फिर आते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कैसे अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं? जब जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स होते हैं, अब एक्सपोर्टर इंपोर्टर उनको पेमेंट करनी पड़ती है किसी दूसरे कंट्री वाले को, तो दूसरे कंट्री वाले को तो उनकी करेंसी भी एक्सचेंज करवानी पड़ती है। तो वो जो करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, कन्वर्ट करवाते हैं करेंसीज को लोकल करेंसीज में, तो उन वो जो काम है वो करके देते हैं ये ट्रेडर्स, ये करवाते हैं एक्सचेंज आपस में। तो ये ट्रेडर्स जो है वो उनका ये काम होता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को एक्सचेंज करवाने में हेल्प करना। ठीक है, फिर आते हैं स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स कौन से होते हैं, वो कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं? वो करते हैं करेंसीज, एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसीज में फ्लक्चुएशन से। ठीक है, अब ये स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेजर का डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर लेना। स्पेकुलेटर्स एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसकी करेंसी है, उसमें एक्सचेंज से, क्योंकि अब करेंसी की वैल्यू में भी चेंजेस आते रहते हैं। जैसे इंडियन रुपीज की वैल्यू जो 10 साल पहले इंडियन रुपीज की वैल्यू थी, अब तो वो नहीं है, वो एक्सचेंज मतलब चेंजेस आते रहते हैं करेंसी में। तो उस एक करेंसी की मतलब वैल्यू में चेंजेस की वजह से उसमें से अगर मतलब अब पहले, अब जैसे देखो 2 दिन पहले करेंसी का प्राइस जो है वो कम था, तो उसको उस टाइम पे खरीद के फिर 2 दिन बाद उसका जो प्राइस है वो हाई हो गया, तो इस तरह से प्रॉफिट अर्न करना, फिर उसको सेल करके। तो करेंसी की वैल्यू में चेंजेस की वजह से प्रॉफिट जो अपना अर्न करते हैं वो होते हैं स्पेकुलेटर्स। और ये कौन थे? आर्बिट्रेजर्स, जो एक दूसरी जो कंट्री है उसकी एक्सचेंज रेट्स के डिफरेंसेस से अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो होते हैं आर्बिट्रेजर्स। फिर आते हैं हैजर्स। हैजर्स कौन होते हैं? हैजर्स होते हैं वो जो एक एसेट्स है, मतलब ये जो हमने फ्यूचर और ऑप्शन वाले पढ़े थे कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो रिस्क होता है उसको कम करने के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्शंस और फ्यूचर्स जो है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं हैजर्स। ठीक है, तो ये एक तरह से जो रिस्क है उसको कम करके फिर अपना जो प्रॉफिट है वो अर्न करते हैं फ्यूचर्स ऑप्शंस इन मार्केट के थ्रू। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम हमारे जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।